हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फिज़िक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। याद रहे, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो न्यू बुक इस बार आई है उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के मुताबिक हम अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने फिज़िक्स के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, उसकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, और दूसरे लेक्चर में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। जैसा कि है हमारे पास 3 टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की: फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको सीरीज़ के साथ एक स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स आपको मिल सकें। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स से मुतालिक। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की शाखें, उसकी ब्रांचेस। फिज़िक्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने फिज़िक्स के पार्ट्स बना लिए, उसकी ब्रांचेस बना ली ताकि हम स्टडी इफ़ेक्टिव वे में कर सकें। तो हमने पहली जो इसकी ब्रांच बनाई है वो है मैकेनिक्स। फिज़िक्स की जो पहली ब्रांच है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमारे पास दरअसल क्या है? मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विथ और विथाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप स्टडी करें मोशन को, हरकत को, विथ और विथआउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। आप फोर्स का जिक्र करें या ना करें, आपकी मर्जी। इस ब्रांच के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है मोशन, दूसरा है फोर्स। लेकिन फोर्स में आपको रियायत है, आप उसे पढ़ें या ना पढ़ें। मोशन को पढ़ें, फोर्स का जिक्र करें साथ में। मोशन पढ़ेंगे हम, साथ में फोर्स भी पढ़ेंगे, या फिर हमारी चॉइस है हम सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे, फोर्स को नहीं पढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि इस ब्रांच के अंदर मोशन के साथ फोर्स को इंक्लूड क्यों किया जा रहा है? तो देखें, जो फोर्स है, असल में फोर्स हमारे पास होती है काज ऑफ मोशन। काज ऑफ मोशन मतलब कि हरकत की वजह। किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स क्या है? हरकत की वजह। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हरकत करेगा तभी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे, अगर ये हमारे पास बॉक्स है और ये अभी स्टेशनरी स्टेट के अंदर मौजूद है, मतलब कि ये रेस्ट की हालत में मौजूद है, लेकिन अगर हम इन पर एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स क्या करेगी? फोर्स इसकी पोजीशन चेंज करवाएगी, इसको ए से बी तक ला सकती है। ए से कहाँ पर ले आई? बी तक। अब ये रेस्ट में था तो किस में ले आई इसको? ये हरकत में ले आई, मोशन में ले आई। तो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, शेप एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा आलाकार है, एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्टेट और उसकी शेप को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे। तो फोर्स जब भी लगेगी वो क्या करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी मोशन को। तो मोशन की वजह क्या है? फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन एंड इट इज काजेज, और उसकी वजूहात के बारे में हम पढ़ेंगे। मोशन की वजूहात क्या है? फोर्स। मोशन की वजह क्या है? फोर्स। हमें इस ब्रांच के अंदर मोशन को पढ़ना है और फोर्स के लिए हमारे पास चॉइस है, चाहे हमारा दिल कर रहा है तो फोर्स को पढ़ें या फिर ना पढ़ें। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन एंड इट इज़ काजेज।
और हमारे पास इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो भी लॉज हैं जो कि न्यूटन ने पेश किए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उनके बारे में पढ़ना है। और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये चारों लॉज जो है वो न्यूटन ने पेश किए थे। पहला न्यूटन का लॉ था ग्रेविटेशन, न्यूटन का पहला लॉ था कि मोशन का पहला लॉ जो है इसका वो ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ ये कहता था कि जब उस पर फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन अप्लाइड जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तीसरा लॉ कहता था कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका हमें इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हमेशा मिलेगा। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये कहता है कि कोई भी दुनिया के अंदर दो मासेस हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मासेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अगर बड़े मास हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, छोटे मासेस हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और डिस्टेंस बढ़ाने पर ये फोर्स कम हो जाती है। ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट इसका जिक्र करना था कि हम मैकेनिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन को स्टडी करते हैं। अब उसके बाद मैकेनिक्स की हम दो ब्रांचेस मजीद बना सकते हैं, एक होगी काइनेमेटिक्स और दूसरी होगी डायनामिक्स। हम क्या करेंगे, इसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे, अब देखो यहाँ पर इसने दोगली पॉलिसी खेली, इसने कहा है कि चाहे तो पढ़ लो चाहे तो ना पढ़ो फोर्स के बारे में। लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या होगा, वहाँ पर हमें एक चीज़ बता दी जाएगी, फोर्स को, मोशन को पढ़ो और हुक्म दिया जाएगा कि फोर्स का जिक्र ना करो। दूसरी ब्रांच में हमें कहा जाएगा कि हरकत के बारे में पढ़ो और फोर्स का जिक्र लाजिमन करो, वो हमारे पास डायनामिक्स कहलाएगी। तो अब मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, अगर आपने नोट करनी है मैकेनिक्स की डेफिनेशन तो नोट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद मैकेनिक्स की मज़ीद दो टाइप बनेंगी। पहली टाइप क्या होगी, काइनेमेटिक्स, और दूसरी डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विथ विथाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मोशन के बारे में पढ़ना है और हमें हुक्म दिया जा रहा है मोशन को पढ़ो बगैर रेफरेंस के, फोर्स के रेफरेंस के बगैर हमने मोशन को पढ़ना है, मतलब कि फोर्स का जिक्र नहीं करना। दूसरी ब्रांच जो है वो है हमारे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब हमें फोर्स का हवाला देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, फोर्स को लाजमन हमारी स्टडी के अंदर शामिल करना पड़ेगा। हमें मोशन के बारे में पढ़ना है और फोर्स का जिक्र लाजिमन करना है। यहाँ पर मोशन के बारे में पढ़ना था और फोर्स का जिक्र नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पर हम अगर चाहें कि हमारा दिल कर रहा है कि हम फोर्स को भी पढ़े तो हम ऐसा नहीं कर सकते। काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन की टाइप्स वगैरह को स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे। जो डायनामिक्स है उसके अंदर हम मोशन पर कम फोकस करेंगे, ज़्यादातर उसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि फोर्स किस तरीके से मोशन प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। और मोशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस हालत में है, वो है मोशन की हालत में, हरकत की हालत में।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में होगा। तो ये हमारे पास 3 ब्रांचेज हुई हैं, पहली थी मैकेनिक्स, दूसरी काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनामिक्स। और उसके अलावा हमारे पास इसके नाम से मिलती जुलती हमारे पास है एक थर्मोडायनामिक्स। पहले अगर नोट करनी है तो कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, थर्म का जिक्र आ रहा है तो मतलब यहाँ पर हीट और टेम्परेचर का जिक्र होगा। थर्मो डायनामिक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा कि स्टडी ऑफ वर्क एंड एनर्जी और वर्क के बारे में हमने पढ़ना है, एंड देयर रिलेशनशिप विथ हीट एंड एनर्जी। हमें वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और वर्क और एनर्जी का हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी का हीट और टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, ये हमें इस ब्रांच के अंदर स्टडी करना है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। शर्त यह है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, अदरवाइज वर्क का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। हीट क्या होती है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ठंडे या गर्म होने के एहसास को, सेंसेशन को हम कहते हैं हीट। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया और वो आपको गर्म महसूस हुआ है, दैट इज हीट। अगर हम कहेंगे वो कितना हीट है, उसके अंदर कितनी हीट है, हम यूँ कहेंगे वो कितना गर्म है हीट, कितना गर्म है, इसका जवाब देगा टेम्परेचर, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, दर्जा है हरारत, हरारत का दर्जा। तो ये तो हो गई हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। उसके अलावा हमारे पास एक ब्रांच आ सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको अगर नोट करना है तो कर लें, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। अब देखें यहाँ पर 2 वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और उसके अलावा स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, या हम सिंपल कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट की हालत में हो तो उनकी जो स्टडी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही हम एक और ब्रांच बना सकते हैं, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक्स की जगह पे डायनामिक्स, मतलब के मोशन का जिक्र होगा इसमें। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में हो, हरकत कर रहे हो, तो फिर हम उसको किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अगर इसको नोट करना है, बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, तो नोट कर लें। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स
इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सिर्फ एक लफ्ज चेंज होगा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हरकत की हालत में है, मोशन में है, तब उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जब वो रुके हुए थे, स्टैटिक थे, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। 12th के अंदर पूरा हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि चार्जेस है क्या। चार्ज बेसिकली किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। जैसा कि अगर आपने छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर हम कंघे से किसी ड्राई हेयर्स पर कंघा चलाएं, मतलब कि सूखे बालों पर बिल्कुल कंघा चलाएं, और फिर उसके करीब जो है हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आए, तो वो कागज़ के टुकड़े उस कंघी के साथ, उस कॉम के साथ चिपक जाते हैं। या अगर हम पेन लें, पेन को अपने सर के साथ रब करें, उसको रगड़ें और फिर उसके करीब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लाएं, तो वो भी उसको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एक पेन के ऊपर आ जाता है, जिससे ये पूरा पेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और फिर ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th के अंदर। और मैट्रिक की भी जो हमारे पास फिजिक्स है उसमें पूरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट हमें देखना है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं कि चार्जेस की स्टडी मोशन में, जब वो चार्जेस मोशन में हो तो उसकी स्टडी हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, उसके अलावा इस लेक्चर के अंदर मैं लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको वो है प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग ब्रांचेज होंगी उसको हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आज की जो लास्ट ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक हो गया। तो हम सिंपल इसको कहेंगे स्टडी ऑफ प्लाज्मा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा, ये सवाल है प्लाज्मा क्या होता है। ये तो सिंपल सी हो गई हमारे पास, स्टडी ऑफ प्लाज्मा, ये हमारे पास ब्रांच बन गई प्लाज्मा फिजिक्स की। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को हम डिफाइन करते हैं कि हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो अब तकरीबन हमारे पास 8 या 7 जो हम पढ़ते हैं हायर स्टडीज़ के अंदर, वो हमारे पास इसकी टाइप्स आ गई, इसकी स्टेट्स आ चुकी हैं। लेकिन हमारे लेवल तक ये हमारी जो बुक्स के अंदर मौजूद हैं वो 4th स्टेट तक है। पहली स्टेट क्या थी, सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी जो होती है वो हमारे पास होती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कैसे बनेगा और प्लाज्मा पाया कहाँ पर जाता है, तो एक बात आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे यूनिवर्स का तकरीबन 99.9% प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। हमारा जो यूनिवर्स है वो तकरीबन 99.9% प्लाज्मा से बना हुआ है। अब कैसे, अब प्लाज्मा की हमने ये तो डेफिनेशन लिख दी कि हाईली आयोनाइज्ड एटम्स। हाईली आयोनाइज्ड एटम्स क्या होते हैं, देखें एक मिसाल को गौर से देखें कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक आइस का क्यूब है। अगर हम इसको एनर्जी दें आइस, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको दें एनर्जी, आग लगाएं, तो अब ये क्या होगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जबकि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। तो मतलब यह है कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। अब क्या होता है, जब हम इसको ये हीट देते हैं तो ये हीट एनर्जी इसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जब अगर हम इस लिक्विड को मज़ीद गर्म करें तो लिक्विड बन जाता है गैस, तो गैस के पार्टिकल और मज़ीद दूर दूर हो जाते हैं। मतलब ये है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हो गई। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के एटम्स के पास थी, उससे ज़्यादा लिक्विड के, फिर सबसे ज़्यादा है गैस के। अब अगर मज़ीद हम इसको टेम्परेचर दें और तकरीबन दें 7000 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो एटम के अंदर तक जज्ब होगी। जैसे कि अगर हम कहेंगे ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है,
कि उसके सेंटर में एक, अब क्या होता है जब हम इसको ये हीट देते हैं तो ये हीट एनर्जी इसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जब अगर हम इस लिक्विड को मज़ीद गर्म करें तो लिक्विड बन जाता है गैस, तो गैस के पार्टिकल और मज़ीद दूर दूर हो जाते हैं, मतलब ये है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हो गई। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के एटम्स के पास थी, उससे ज़्यादा लिक्विड के, फिर सबसे ज़्यादा है गैस के। अब अगर मज़ीद हम इसको टेम्परेचर दें और तकरीबन दें 7000 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो एटम के अंदर तक जज्ब होगी। जैसे कि अगर हम कहेंगे ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। लेकिन जब हम, अच्छा देखें, ये एक शेल तो नहीं है, काफ़ी सारे शेल होते हैं, ये पहला शेल, ये आ गया इसका दूसरा शेल। तो जब हम एनर्जी देंगे, एनर्जी इस एटम के अंदर तक जज्ब होगी तो वो मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जाएगा हाई एनर्जी शेल में। अब मज़ीद हम एनर्जी देते जा रहे हैं, हमने तो टेम्परेचर तकरीबन इसका 7000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को लीव कर देगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और जो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे, उसको बाहर भगा दे, तो उस पूरे एटम पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये बन गया पॉजिटिव आयन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था इसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन। मतलब कि एक सीधा सादा सा एटम क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, उसके अंदर दो आयन्स बन गए, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाईली आयोनाइज्ड एटम जो है वो कहलाते हैं प्लाज्मा। अब ये गैस जो है, अब इस गैस की शक्ल कैसी हो जाएगी, अगर हम देख लेंगे ये कंटेनर के अंदर गैस है और इस गैस को हमने तकरीबन 7000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो क्या होगा, इसके एटम्स अब एटम्स नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे पॉजिटिव आयन और अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। ये पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अब ये जो स्टेट बनेगी ना, अब ये गैस नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगी प्लाज्मा। प्लाज्मा को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस गैस के अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें पाई जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। मतलब कि ये जो स्टेट है मैटर की, वो एक मिक्सचर है, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयन्स का। तो हम प्लाज्मा की डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो हाईली आयोनाइज्ड एटम्स तो होते हैं, लेकिन अगर इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन बनाए तो हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स का जो मिक्सचर होगा उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब आपका ये सवाल जहन में रह गया कि 99.9% यूनिवर्स इससे कैसे मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, हमें अपनी ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर नज़र आ रहा है मैटर कौन सी स्टेट में नज़र आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों के अलावा तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिवर्स के अंदर एक डॉट की हैसियत रखता है, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा क्या मौजूद है, वहाँ पर प्लैनेट्स मौजूद हैं, इतना बड़ा चांद मौजूद है, सूरज मौजूद है। सूरज जो है वो मेन सोर्स है प्लाज्मा का, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आएगा तो उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मुसलसल होते रहते हैं। तो वहाँ पर ये जो सन है हमारा, वो पूरा प्लाज्मा की मिसाल है। लाइटनिंग जो होती है हमारे पास, आसमानी बिजली, उसमें के अंदर भी प्लाज्मा होता है, स्टार्स के अंदर प्लाज्मा है। तो इसी वजह से पूरा जो यूनिवर्स है उसके अंदर ज़्यादातर क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि प्लाज्मा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।